नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका आपके YouTube चैनल इग्नू नोट्स फॉर यू में हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 1 मतलब MH01 के ब्लॉक 01 की यूनिट 01 शिकार और संग्रहण ये पूरी यूनिट एक वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको इस यूनिट के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा और एग्जाम की दृष्टि से आप इस यूनिट से कोई भी प्रश्न आए आप करके आओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कीजिए। ये जितने भी नोट्स मैंने बड़ी मेहनत से बनाए हैं आपके लिए, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। चलो अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। यूनिट 1 शिकार और संग्रहण। यूनिट 1 शिकार और संग्रहण। प्रस्तावना। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 3000 मिलियन वर्ष पहले हो गई थी। एक साधारण ऊतक के रूप में हुई थी, जो धीरे धीरे विभिन्न जटिल प्रजातियों और जीवों में विकसित होता चला गया। मनुष्य को भी अपने नर वानर पिरामिड्स रूप से आज तक की यात्रा पूरी करने में 55 मिलियन वर्ष लगे हैं। जब पहला नरवानर बना था, पैदा हुआ था, उससे अभी तक के जो मानव हम बने हैं उसके बीच में 55 मिलियन वर्ष लगे हैं। चार्ल्स डार्विन 1809 से 1992 के बीच में इनका जन्म है। 1960 में जैविक विकास क्रम का सिद्धांत दिया था। मनुष्य के विकास में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक जैविक विकास क्रम, किस प्रकार मनुष्य अपने ऊतक से परिवर्तन होते होते एक कोशीय जीव से बहुकोशीय जीव और लास्ट में मछली से मेंढक और हर चीज बनते आदि मानव, बंदर और इंसान के रूप में बनाए। और उसकी सामाजिक और आर्थिक मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक विकास क्रम का मतलब सामाजिक जीवन कैसा था शुरू में, उसकी सांस्कृतिक जीवन कैसा था और उसमें उसने धीरे धीरे क्या परिवर्तन होता गया। जैविक विकास क्रम आदि रूप से आधुनिक मनुष्य तक मुख्य रूप से चेहरे की बनावट कैसी चेंज हुई है, मांसपेशियां, हड्डियों के ढांचे, अंग प्रत्येक, एडी, उंगली, मस्तिष्क के आकार में होने वाले परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास क्रम में हम मानव के बदलते परिवेश, किस समाज में रहता है, किस सिस्टम में रहता है, और उस बदलते परिवेश से मनुष्य की आदतों और स्वभाव में क्या परिवर्तन आया उसके बारे में देखेंगे। उत्तर अमेरिका के अर्कटिक के एस्किमोज, कनाडा के अथाबास्का के शिकारी समुदाय, अफ्रीका के कोंगो के पिग्मी, दक्षिण अफ्रीका के बुशमैन, ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी समूह, मलय प्रदेश के सेमंग, भारत के अंडमान द्वीपों की कुछ जनजातियां आज भी शिकारी संग्रहकर्ता परिवेश में जीती हैं। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो लोग आज भी आदिवासी परिवेश में जीते हैं, वहां पर किसी भी व्यक्ति के लिए जाने की मनाही रहती है। इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पर जाने के लिए प्रतिबंध लगा रखा है। एक बार एक अमेरिकी पत्रकार उसमें गया था और उसको वहां के लोगों ने, वो लोग, एक व्यक्ति ऐसा है जो वहां से जाके वापिस जिंदा आ गया था, उसके अलावा कोई वहां जाने के बाद जिंदा नहीं आता, इसलिए भारत सरकार ने उनको छूट दे रखी है, वहां कोई नहीं जाएगा। आधुनिक मानवों का क्रम विकास। लगभग 60 मिलियन वर्ष पूर्व नरवानर वंश में मनुष्य की कुछ विशेषताएं होने दिखाई देनी शुरू होने लग गई थी। पोषाणित फोसिल अवशेष यानी जो अवशेष हैं पुराने, उनमें अवशेष दिखाते हैं कि अंगूठे का स्वरूप, आगे की ओर स्थित कोठर, दांतों का आकार प्रकार मनुष्य की तरह दिखाई देने लग गया था। होमिनिडे 3.4 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व दो पैरों पर चलने लगे थे। होमिनिडे जो प्रजाति है वो 3.4 मिलियन से 4 मिलियन वर्ष पूर्व दो पैरों पर चलने लगे थे, जो मनुष्य बनने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। उससे पहले हमेशा 4 पैरों पर चलते थे, उस समय 2 पैरों पर चलना शुरू किया था। 3.5 बिलियन वर्ष से लेकर 1.5 बिलियन वर्ष तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच अंतर पैदा हुआ। होमो हेबिलिस इनमें से एक विकसित होती हुई शाखा थी, जिन्होंने संभवतः सबसे पहले औजार बनाए। सबसे पहले औजार किसने बनाए? होमो हेबिलिस ने। ये मुख्य रूप से अफ्रीकावासी थे। मनुष्य के क्रमिक विकास के अगले चरण को होमो इरेक्टस के नाम से जाना जाता है। 50 लाख वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व के बीच में होमो सेपियंस, मनुष्य का जो आदिम रूप है, इसको विकसित होना शुरू हो गया था। विश्व के सभी क्षेत्रों में आधुनिक मानव होमो सेपियंस अलग अलग समय में अवतरित हुए हैं। यूरोप में 40,000 वर्ष पहले इसके अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। दुनिया के हर उस हिस्से में जहां होमो इरेक्टस का अस्तित्व था, वहां स्वाभाविक रूप से होमो सेपियंस के आरंभिक रूप का जन्म हुआ। होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस की उत्पत्ति हुई है, जैसा कि हमने ऊपर देखा है। संस्कृति की मांग के फलस्वरूप चयन प्रक्रिया जारी रही और होमो सेपियंस के आरंभिक आबादी से होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव का जन्म हुआ। ये मानव प्रजाति की जो कुछ खोपड़ियों के अवशेष मिले हैं, उनको प्राप्त हैं, उनका रूप देखने से पता चलता है कि एक ये जो खोपड़ी है ये होमो लेबियस की है, दूसरी ये खोपड़ी में जो परिवर्तन हुआ है ये होमो इरेक्टस थे, तीसरी में होमो सेपियंस थे और चौथी में होमो सेपियंस मतलब आधुनिक मानव। आप देख सकते हो इनके भौहें कितने बाहर निकले हुए थे,
इनके पीछे से कैसे निकली हुई थी और आधुनिक मानव की खोपड़ी और वो मतलब इसमें जैसे ये आधुनिक मानव से कितना मिलता जुलता है। और ये इनका स्वरूप देखो, इनकी ठोड़ी कितनी बाहर निकली हुई होती थी और ठोड़ी अंदर चली गई, नाक बाहर आ गया, इनका नाक अंदर था। इस प्रकार से परिवर्तन हुए हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार लगभग 400 से 500 सीसी था। होमो लिबिस के यह आकार बढ़कर 700 सीसी हो गया। इरेक्टस में यह 900 से 1100 सीसी और अंततः होमो सेपियंस में 1250 से 1400 सीसी हो गया। कार्य संग्रहकर्ता संस्कृतियों का अध्ययन। की शुरुआत होने से पहले सभी मानव प्रजातियां कंदमूल इकट्ठा करते थे और अपनी शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र होमो लिबिस से लेकर आधुनिक मानव तक की विभिन्न प्रजातियों की भौतिक और शारीरिक विशेषताओं में परिवर्तन के बारे में अध्ययन करना। इन शिकारी संग्रहकर्ता मानवों के इस पृथ्वी पर रहने के क्षेत्र और कौन से क्षेत्र में रहते थे, उनके भोजन और जीवन यापन का तरीका क्या था और अपनी जरूरतों और जीवन यापन के लिए औजार और उपकरण क्या थे उनके पास। इतिहास के 30 लाख वर्षों में उनके औजारों में क्या क्या परिवर्तन हुआ। क्रमिक विकास में कब आग की खोज हुई और इसका उपयोग किस तरह से किया उन्होंने। आग की खोज एक महत्वपूर्ण खोज थी। उनके सामाजिक संगठन और समूह की प्रकृति, क्या इन समूहों के बीच किसी प्रकार का सामाजिक आदान प्रदान और संचार था। समूह के भीतर और बाहर संचार के तरीके क्या थे। वे अपने मृतकों का संस्कार किस प्रकार किया करते थे। उनके पास क्या कोई कला रूप था जिसका और वह किसका प्रतिनिधित्व करते थे। उनका कला रूप का निर्धारण का प्रश्न और आरंभिक संस्कृतियों का प्रसार। शिकार और संग्रहण संस्कृति की अवधि लगभग 25 लाख वर्ष है। विद्वानों ने औजारों के उपयोग, कुछ अन्य सांस्कृतिक पहचानों के आधार पर पाषाण युग को सबसे लंबा माना है। लगभग टोटल समय का 98% तो केवल पाषाण युग को ही माना है। इसे प्रागैतिहासिक काल माना जाता है जिसका कोई लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है। इसे दो युगों पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग में बांटा गया है। पूरा पाषाण युग में मनुष्य मुख्यतः शिकार और संग्रहण जीवन यापन के लिए आश्रित था, जबकि नव पाषाण युग में जीवन यापन के लिए संग्रहण के स्थान पर खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने लग गया था। वो जैसे कृषि का उत्पादन करने लग गया था, पशुओं को पालतू बनाने लग गया था। पत्थर के औजारों में लगातार बदलाव होता गया, पत्थर के औजारों में परिवर्तन होता गया, पत्थर की किस्में बदली, औजारों का आकार बदला, औजारों के काम लेने का तरीका भी बदल गया। इसके अलावा लकड़ी, हड्डी और अन्य पदार्थों के भी औजार बनाए जाने लग गए। मनुष्य का आकार, प्रकार और शारीरिक ढांचा भी बदल गया। होमो लिबियस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, निएंडरथेलेंसिस और होमो सेपियंस पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। औजारों के प्रकार के आधार पर तथा मानव प्रजातियों और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर पूरा पाषाण युग को निचला पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और ऊपरी पूरा पाषाण में विभाजित किया गया है। आदि मानव का अस्तित्व लगभग 2.6 मिलियन से पहले था। यह मुख्य रूप से अफ्रीका, इथोपिया, कीनिया, तंजानिया और एशिया के कुछ हिस्सों में फैले हुए थे। कुछ अधिक विकसित आदि मानव प्रजातियां भी थी, इन्हें हम होमो इरेक्टस कहा जाता है। इनका समय लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व था। वे लगभग 2,50,000 वर्ष पहले तक अस्तित्व में रहे। इनकी मौजूदगी भी काफी व्यापक क्षेत्र में थी, जैसे यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पूर्वी यूरोप, अफ्रीका में भी इथोपिया, तंजानिया, कीनिया, एशिया में फिलिस्तीन, इजराइल, इराक, सीरिया, जावा, फिलीपींस, चीन के कुछ हिस्सों में थी। भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया में इनकी मौजूदगी के कुछ प्रमाण मिलते हैं। दोनों ही प्रकार के आदि मानवों के कंकाल, औजार और अन्य कलाकृतियां इन स्थानों पर मिलती हैं। इस काल को निचला काल या आरंभिक पाषाण युग का कहते हैं। यूरोप में होमो सेपियंस निएंडरथेलेंसिस का सबसे व्यापक क्षेत्र में फैले हुए थे। निएंडरथल 2,30,000 वर्ष पहले स्पष्टता से दिखने लगे थे और 1 लाख वर्षों से लेकर 4 लाख वर्षों तक उनकी एक सीधी वंश परंपरा दिखाई देती है। निएंडरथल ठगने और गठीले होते थे, उनकी ठुडियां चिपकी हुई होती थी, उनकी भौहें स्पष्ट होती थी, ललाट छोटा होता था, कपाल की क्षमता औसतन 1450 सीसी हुआ करती थी। मध्य पूरा पाषाण युग में उनकी संस्कृति फल फूल रही थी। उनकी प्रौद्योगिकी को मोस्टेरियन के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम दक्षिणी फ्रांस में ली मोस्टियर नाम से पड़ा है, क्योंकि वहीं से उनके औजार प्राप्त हुए थे। निएंडरथल उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी सहेल, सहारा, नील घाटी, भूमध्य सागर और अटलांटिक तट सहित दक्षिणी अफ्रीका, मालावी, जाम्बिया, जारा, अंगोला, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, नामीबिया, लेसोथो और स्विट्जरलैंड, पूर्वी अफ्रीका में इथोपिया, कीनिया, सोमालिया, उगांडा, रवांडा, बुरुंडी और
तंजानिया, यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, रूस, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, यूनान, बेल्जियम, पोलैंड। एशिया में कहाँ थे? ईरान, इराक, इजराइल, फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, चीन, भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि में पाए जाने के संकेत मिलते हैं। 40,000 से 35,000 के आसपास होमो सेपियंस निएंडरथालेंसिस ने होमो सेपियंस के लिए राह बनाई। इनकी शारीरिक बनावट, कपाल क्षमता, चेहरे की बनावट और आकार प्रकार आधुनिक मानव की तरह था। आधुनिक मानव का पहला कंकाल दक्षिणी फ्रांस में ली फ्रांसी के समीप जिस पत्थर की गुफा के नीचे पाया गया, उसी के नाम पर इसका नाम क्रो-मैग्नन रखा गया है। पहले आधुनिक मानव का जन्म अफ्रीका में हुआ था। फिलिस्तीन की 6 गुफाओं जीतिया, ताबूत, कल, जाबेल, काब्ज और आमिद के प्राप्त कंकालों से पता चलता है कि निएंडरथल और सेपियंस एक साथ रहने लग गए थे। ऊपरी पाषाण युग के प्रमुख चरण: ऑर्गेनेशियन 34,000 से 30,000 साल पहले, सोल्यूट्रियन 22,000 से 18,000 साल पहले, मैगडेलिनियन 18,000 से 11,000 साल पहले। छोटे सांस्कृतिक समूहों को पेरिगोर्डियन, ग्रेविटियन, सजलेटियन कहते थे। ऊपरी पुरापाषाण युग संस्कृति ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका सहित दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती थी। ऊपरी पुरापाषाण संस्कृतियों के बाद नवपाषाण संस्कृतियों के पहले शिकार और संग्रह की एक नई संस्कृति मध्यस्थ चरण के रूप में उभरी, जिसे मध्य पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इस चरण को खास तौर पर यूरोप की शिकारी संग्रहण संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। अंतिम पुरापाषाण युग, इसका समय 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक था। मैगलेमोस 9,500 से 7,700 बीपी, केनगेमोस 7,700 से 6,600 बीपी, एर्टेबोले 6,600 से 5,200 बीपी। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये बीपी क्या लिखा है। बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी आज से पहले। इसकी गणना 1950 में की गई है। ये जो टाइम है ये 1950 से पहले के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। औजारों का विकास अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। औजारों का किस प्रकार से विकास हुआ। आमतौर पर औजार उसे कहा जाता है जो मनुष्य के शरीर का हिस्सा नहीं होता, जिसकी सहायता से मनुष्य कुछ काम करता है। लेकिन जीन सोवेलोन के अनुसार औजार हाथ से काम करने के लिए मनुष्य द्वारा निर्मित एक वस्तु है। अगर यह मनुष्य से निर्मित वस्तु नहीं है तो जैसे चिंपांजी थे, वो भी लकड़ी, पेड़ की लकड़ी थी, लकड़ी का यूज करके गड्ढे खोद के उसमें कीड़े मकोड़े डालते थे, इकट्ठा करते थे, तो उसको हम औजार नहीं मान सकते थे। वो शरीर का हिस्सा नहीं था। वो मनुष्य अपनी सहायता के लिए भी यूज करता था, लेकिन वो लकड़ी औजार नहीं कह सकते। औजार मतलब अगर उस लकड़ी को उसने छील के कुछ अच्छे तरीके से बनाया होता तब वो एक औजार होता। निचला पुरापाषाण ओल्डोवियन और एक्विलियन औजार। पत्थर के आरंभिक औजार ओल्डुवाई उत्तर तंजानिया, मेलका कुंटूर यूथोपिया में पाए गए थे। ये औजार 1.8 से लेकर 1.6 मिलियन वर्ष पुराने थे। इन औजारों को ओल्डोवियाई औजार कहा जाता है। इनका उपयोग होमोलिबिसिस, कंदमूल काटने, जड़ें खोदने और छोटे जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। आसपास प्राप्त पत्थरों के एक तरफ की छोटी परतों को निकालकर धारदार बनाए गए हैं, जिनका उपयोग चीरफाड़ के लिए किया जाता था। इन औजारों को गंडा सच चोपर कहा जाता था। इनके प्राकृतिक रूप से छेड़खानी नहीं की जाती थी। दूसरे टाइप के एक्विलियन औजार। एक्विलियन औजार 1.4 मिलियन वर्ष से लेकर लगभग 2 लाख वर्ष तक अफ्रीका में और यूरोप में पाए जाते थे। उत्तरी फ्रांस के स्थल सेंट एक्यूल के नाम पर इनका नाम पड़ा। एक्विलियन औजारों का उपयोग होमो इरेक्टस छीलने, तोड़ने, मांस काटने और कंदमूल से भोजन प्राप्त करने के लिए किया जाता था। उनके प्रमुख औजार हाथ की कुल्हाड़ी, कलीवर जो चीरने के लिए काम आने वाला औजार था, बोला, यह एक छोटे गेंद के आकार का होता था, पत्थर होता था जिसका उपयोग संभवतः पशु के पांव पर मारकर उसे गिराने के लिए करते थे। एक तरफ से काटे गए पत्थर को एक तरफा और दोनों तरफ से काटे गए धारदार बनाए गए पत्थर को दो तरफा कहा जाता था। लिवेंट में लेबनान, सीरिया, इजराइल अंडाकार या बादाम के आकार का दो तरफा औजार पाया गया है। यहाँ पहली बार प्राकृतिक औजार और काटकर बनाए गए औजार में अंतर दिखाई पड़ता है। कुछ खास प्रकार के पत्थरों से ही औजार बनाए जाते थे और कभी कभी तो दूर से भी पत्थर लाए जाते थे। आमतौर पर सिलिकामे पत्थर, सैड, टपिक का इस्तेमाल छोटे औजार बनाने के लिए किया जाता था, जिनकी धार तेज और मजबूत होती थी। भारी औजार बनाने के लिए चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा कार्डजाइट के प्रकार का पत्थर है, बलुआ पत्थर, अशितास्म का भी इस्तेमाल किया जाता था। इस काल के बड़े बहुत हड्डी और दांत के औजार भी देखने को मिलते हैं। सीरिया से प्राप्त क्यूलिन पत्थर किस टाइप के होते थे? सीरिया से जो प्राप्त हुए हैं वो यहाँ देख सकते हैं हम। पत्थरों को ऐसे काट के यहाँ से पिना बनाया जाता था, छीलने लायक बनाया जाता था। इसको दोनों तरफ से धार देके बनाया गया है। इसको एक साइड से धार दिया गया है, यहाँ पर एक तरफा है, इसे भी छीलने और काटने के हिसाब से बनाया है।
मध्यपूर्व पाषाण मोस्टेरियन औजार का उपयोग होमो सेपियंस की निएंडरथल प्रजाति के लोग एशिया और यूरोप में करते थे। पत्थर के औजारों में खुरचनी, बेधक, छुरी, ब्लेड, छेनी इत्यादि पाए जाते थे। ला फेराजी जो फ्रांस में है, वहां से प्राप्त हथियार औजार। नुकीले, ये सारे नुकीले औजार थे। खुरचनी, ये खुरचनी के लिए काम आते थे। पार्श्व खुरचनी भी, दो तरफा धारी वाली खुरचनी, इसको हमने देखा था पहले भी, दोनों साइड में इसके धार लगी हुई है। बिनफोर्ड ने सीरिया, इजराइल और फ्रांस से मिले औजारों के समूह को 5 समूह में बांटा है। औजारों को 5 समूह में बांटा है। औजार समूह नंबर 1, इसमें 12 औजार शामिल है, जिसमें बेधक, खुरचनी भी शामिल है, जिनका उपयोग हड्डी तोड़ने, काटने, लकड़ी को काटने, चमड़ा निकालने, औजार बनाने तथा ठीक रखने के काम आते थे। औजारों को बनाने और ठीक रखने के लिए काम लेते थे। औजार समूह है नंबर 2, इसमें भी 12 प्रकार के औजार में से 3 प्रकार के नुकीले औजार, खुरचनी, बेधक से शिकार और मांस काटने का काम किया जाता था। औजार समूह नंबर 3, इसमें 7 प्रकार के औजार शामिल थे, जिसमें ज्यादातर नुकीले पत्थर के फ्लेक और छुरियां मांस को छोटे टुकड़ों में काटने के लिए काम आते थे। औजार समूह 4, इसमें 4 प्रकार के औजार शामिल हैं, इसमें नुकीले पत्थर के फ्लेक, खुरचनी जिसमें लकड़ी को आकार देने, खाना बनाने, कंदमूल निकालने और हड्डी से मांस को खुरचने के लिए काम लिया जाता होगा। औजार समूह 5, इसमें 6 प्रकार के औजार शामिल हैं। आगे की ओर नुकीला औजार, गोल प्लेट के आकार का औजार, खुरचनी, ब्लेड को शिकार करने, मांस काटने के लिए काम लिया जाता होगा। मध्यपूर्व पाषाण औजारों में हड्डियों, सींग और लकड़ी की नुकीली छड़ियों को आग में तपाकर भाले की तरह प्रयोग करके बड़े जानवरों का भी शिकार किया जाता था। उच्च पूर्व पाषाण औजार, होमो सेपियंस ने औजार बनाने में बहुत विकास किया था। औजारों की तरह तरह की किस्में विकसित कर ली थी। पत्थरों के अलावा अन्य वस्तुओं से निर्मित औजारों का उपयोग करने लग गए थे, या पत्थर बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए पत्थर के अलावा अन्य वस्तुओं का भी नियमित उपयोग करने लग गए थे। दूर से फेंक कर इस्तेमाल किए जाने वाले औजार तैयार कर लिए थे। संयुक्त औजार तैयार किए थे। औजार बनाने वाले औजार भी तैयार किए थे। मछली मारने के औजार भी बना लिए थे। सूक्ष्म औजारों का निर्माण कर लिया था। औजार बनाने में कलात्मक और सौंदर्य का समावेश कर लिया था। इस समय पत्थर, हड्डी, लकड़ी से घिसकर के धारदार औजार जिनकी धार बिल्कुल समतल होती थी का उपयोग छुरी के रूप में किया जा सकता था। पत्ती के आकार के नुकीले औजार, ये देख सकते हैं आप, पत्ती की साइज के बड़े और नुकीले औजार हैं। ऊपर से इनको सबको तीखा बनाया गया है। यहाँ से मुड़ी हुई छुरियां, ये दूसरे टाइप के औजार है। इनमें छुरी मुड़ा हुआ बनाया गया है, जिनका उपयोग भी करते थे छुरी की जगह। ये देख सकते हो आप। फ्रांस से रेंडर मृगश्रिंग का बना भाला फेंकने का औजार, ये फेंकने का औजार बनाया था, एक भाला बनाया था। मृगश्रिंग का बना है रेंडर मृगश्रिंग। हड्डी के बने औजार हार्पून, ये हड्डी के बने हुए औजार थे, उनका उपयोग करते थे। जैसे बहुत सारी हड्डियां निकली, एक हड्डी से बहुत सारी हड्डियां निकली, उसको काट के तीखा करके एक साइड से ऐसे बनाए, इनका उपयोग करते थे। हल्के बर्छे, भाले फेंकने का औजार तथा धनुष बाण बनाए जाने लगे थे। कुछ पूर्व पाषाण युग के अंतिम दौर में पश्चिम एशिया में हंसिया के आकार का औजार मिला है, जिसका उपयोग घास काटने के लिए किया जाता होगा। औजार के अगले हिस्से को कड़ा करने के लिए साणासम, हॉर्न स्टोन, विभिन्न प्रकार के स्फटिक, लाल पत्थर, रवेदार पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। स्फटिक, लावा कांच, दूधिया, गोमेद, सूर्यकांत आदि बहुमूल्य पत्थरों का इस्तेमाल भी इस दौरान किया गया है। औजार बनाने के लिए हड्डियों, सींगों, मृगश्रिंग, हाथी के दांत, लकड़ी का इस्तेमाल किया होता था। भाले की नोक, विभिन्न प्रकार के नोकें, पॉलिश वाले औजार, अनुशोधन पिन, सुआ और हथौड़ा, बेलनाकार लोडा, बेलचा और चम्मच जैसे औजार, गद्दा, छेदित मृगश्रिंग और अन्य प्रकार के औजार बनाए जाने लगे। निवास स्थल और जीवन शैली, शिकारी संग्रहकर्ता लोगों की जीवन शैली, रहन सहन, जीवन यापन के साधन, मृतकों के संस्कार और अनुष्ठान तथा आस्थाओं के संबंध में आंशिक जानकारी प्राप्त होती है। अधिकांश अकार्बनिक पदार्थ तो बच गए, परंतु नष्ट होने वाले कार्बनिक पदार्थ काल का ग्रास बन चुके हैं। निचले पूर्व पाषाण युग के लोगों के घरों या निवास स्थलों या होमो लेबियस के समूह के आकार के बारे में ज्यादा पता नहीं चल सका है। वे मुख्य रूप से कंदमूल खाते थे और छोटे मोटे जानवरों का शिकार करते थे, संभवतः कच्चा मांस खाते थे। होमो इरेक्टस के समय आग का इस्तेमाल रहने के लिए घर, 30-35 लोगों का एक समूह में रहना, सामाजिक संबंध, योजनाबद्ध शिकार करना, इन सब के एक निश्चित जीवन शैली का पता चलता है। प्राकृतिक गुफाओं के साथ साथ अंडाकार और वर्ताकार पेड़ की शाखाओं और जानवरों की खाल से बने घरों में भी रहा करते थे। ये लोग मांस भूनकर या बर्तन में पकाकर खाते थे। चूल्हे खुले हुए थे। समूह का इधर उधर जाना एक सीमित क्षेत्र के भीतर होता था, ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे। निएंडरथालेंसिस और होमो सेपियंस के समय में शिकार का तरीका और प्रकार, भोजन का प्रकार, औजारों के प्रकार और निवास स्थलों का पर प्राप्त हड्डियों से यह पता चलता है कि छोटे छोटे जानवरों के साथ बड़े जानवरों और खासकर शाक पक्षी जानवरों का भी शिकार किया जाता था।
इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि बड़े जानवरों में जैसे भैंसा, मेमथ, विशालकाय हाथी के प्रकार का पशु था जो अभी नहीं पाया जाता है। घोड़ा, जंगली सुअर, हिरण, रेंडियर और विभिन्न प्रजातियों के हिरणों तथा मवेशियों का बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। पशुओं के अलावा मछली और पानी में रहने वाले अन्य जीव भी इस भोजन का प्रमुख अंग बन रहे थे। कुत्ता पालने का भी प्रमाण मिला है जिसकी मदद शिकार करने के लिए ली जाती थी। निएंडरथल के निवास स्थलों के से पता चलता है कि इन क्षेत्रों की गुफाओं और स्थलों पर एक के बाद दूसरे समूह रहते गए आए थे। कलिना की गुफाएं, मोरविया, बोकिस्तान की गुफाएं जर्मनी, हार्ट्स की गुफाएं दक्षिणी फ्रांस, सेनिदर की गुफाएं इराक और तेशिकतास की गुफाएं उज्बेकिस्तान आदि प्रमुख गुफा स्थल हैं। ऊपरी पुरापाषाण युग के दौरान मानव निर्मित निवास स्थल और बस्तियां पहले से ज्यादा मिलती हैं। गुफाओं और पत्थर के बने बसेरों में रहने के भी प्रमाण मिलते हैं। आसानी से शिकार के लिए तालाबों, नदियों, घाटों के किनारे लोगों के रहने के प्रमाण मिलते हैं। घर के बाहर और भीतर चूल्हे के प्रमाण मिलते हैं। इराक की जागरोस पहाड़ियों में सोनिद्र गुफा में 60,000 वर्ष पुरानी कब्रगाह मिली है। उसमें मौत को पेड़ की डालियों के बिस्तर पर लेटाया गया है। मतलब यह कोई परिवार का मुख्य आदमी होगा या समूह का मुख्य हो सकता है। इसके ऊपर फूल भी रखे हुए थे। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के लगभग 20 स्थलों से 50 कब्रें मिली हैं, जिनमें से लगभग 1/3 में बच्चे और कुछ महिलाएं दफनाए गए थे। कला और संचार, कारी संग्रहकर्ता समाजों में नक्काशी, चिन्हित करना, हड्डियों की रंगाई, सफाई, पॉलिश या फिर हड्डियों में छेद करना आदि मध्य पुरापाषाण युग में शुरू हो चुका था। दीवारों, अंदर की छतों या गुफा के फर्श पर बनी चित्रकारी अभी भी मौजूद है। इन्हें बनाने के लिए नक्काशी और रंगाई की कला का उपयोग किया जाता था। ज्यादातर पशुओं के चित्र बनाए जाते थे, जैसे हिरण, मेमथ, मछली, पक्षी। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्पेन की अल्मेरा गुफा की चित्रकला है। भीतरी दीवारों पर घोड़े, हिरण, भेड़िए, भालू और सूअर के चित्र बने हुए हैं। इन चित्रकारियों में भूरे, पीले, लाल और काले रंग के चित्रों का इस्तेमाल किया गया है। फ्रांस के लेस्कास गुफा में भी इस तरह के चित्र पाए गए हैं। बैल, घोड़े, हिरण, बकरी, भैंसा, गाय, यहाँ तक कि शेर के भी चित्र बनाए गए हैं। अलग अलग प्रकार के 200 से ज्यादा चित्रित गुफाएं मिली हैं, जिनमें से कुछ अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध भी हैं। ग्रोथे डेस ट्रोइसफेरेज एरिएज, फ्रांस में पत्थर की शिला पर की गई चित्रकारी। एक पत्थर की शिला पे इतना अच्छा शानदार चित्र बनाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे एक हिरण है, उसको पीछे से एक शेर भाग के पकड़ रहा है, इधर से एक शिकारी है, शिकार करने की कोशिश कर रहा है। इस टाइप से दिखाया गया है। चित्रों को बनाने के लिए मैग्नीज ऑक्साइड, गेरू और यहाँ तक कि काठ कोयला जैसे प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता होगा। इन्हें चिपकाने के लिए भी किसी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता होगा, किसी छोटी लकड़ी, ब्रश जैसी कोई चीज, या फिर हाथ से रंग लगाए जाते होंगे। हड्डियों, सिंगों या पत्थरों के अलंकृत गहने, इन्हें कलाई, गले और पैर में पहना जाता होगा। रंगाई, रेखाकृति, नक्काशी, पॉलिश, छेद बनाकर एक खास प्रकार का आकार देकर कलाकृतियां बनाई जाती थी। हड्डी पर उत्कर्ष से लिखित आकृतियां, ये एक हड्डी के ऊपर कुछ आकृतियां बनाई हुई हैं, जिनको आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। दक्षिणी जर्मनी के वोगेलर्ड्स गुफा स्थल से 32,000 वर्ष पुरानी मूर्तियां पाई गई हैं। यहाँ 6 सेंटीमीटर बड़ा घोड़ा मेमेथ, जिस पर आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, हाथी दांत की हड्डियों, सिंगों से बनी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। पायरेनीज की गुफा में 15,000 वर्ष पुरानी 1 मीटर लंबी भैंसे की 2 आकृतियां मिली हैं। वक्स की बनावट से स्पष्ट होता है कि होमो इरेक्टस और होमो लिबिसस शाब्दिक संवाद नहीं कर पाते थे, जबकि निएंडरथल थोड़े बहुत शब्द बोल सकते थे, परंतु उनके पूरा वाक्य बोलने पर भी संदेह है। माना जाता है कि ऊपरी पुरापाषाण युग के दौरान होमो सेपियंस ने बोलने की कला विकसित कर ली थी। वे आधुनिक मानव के समान चित्रकला, प्रतीकों और अंकनों के अलावा एक समूह के भीतर या दूसरे समूह के साथ संवाद स्थापित करने के लिए वाक शक्ति का भी उपयोग होने लगा था। प्रतीकों को लिपि की पहली सीढ़ी माना जाता है, जिसका आगे जाकर विकास हुआ और उससे भाषा बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपकी यूनिट 1
MAH01 की ब्लॉक 1 की यूनिट 1 कंप्लीट हो गई। उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस यूनिट के अगर सारे नोट्स आपको चाहिए तो आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। मैं आपको सारे PDF वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। थैंक्स अगेन।